हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे आपके और हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जो कि आगामी परीक्षा एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, दरोगा, टीईटी और सुपर टीईटी और हिंदी से संबंधित और अदर्स एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, टॉप 50 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी एक विनती है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, देखेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है, उस हिसाब से उत्तर को देंगे। ठीक है, यहां पर निर्देश में दिया गया है कि एक क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक का निर्देश यहां पर है। निम्नलिखित अनुच्छेद में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर आपके 5 जगहों पर रिक्त स्थान है। ठीक है, और इन 5 जगहों को पूरा करके इस गद्यांश को भलीभांति पूरा कर लेना है। ठीक है, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। और जहां पर 1 नंबर लिखा गया उसके लिए विकल्प नंबर 1 से 4 है, जहां पर 2 नंबर लिखा गया उसके लिए विकल्प नंबर 2 में 4 है ऑप्शन, और जहां पर आपको 3 लिखा गया है उसके लिए विकल्प 4 है ऑप्शन के रूप में, और यहाँ पर जहां पर 4 लिखा गया उसके लिए विकल्प 4 दिए गए हैं आपको ऑप्शन के रूप में, और जहां पर 5 लिखा गया है उसके लिए विकल्प यहाँ पर 5 दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अब गद्यांश में कहा क्या गया उसे पढ़ते हैं। कई दिन वहां रहने पर मुझे उस साध्वी की, अब यहां पर क्वेश्चन मार्क जहां पर 1 भरा गया है या डॉट डॉट के स्थान पे हमें भरना है। ठीक है, कई दिन वहां रहने पर मुझे उस साध्वी की दिनचर्या का पता लगा। ठीक है, दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। यहां तक सेंटेंस हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रातः काल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती थी। यानी कि यहां पर जहां पर 2 नंबर लिखा गया वहां पर हम मित्र क्या भरने वाले हैं, जागृत, क्योंकि ये पूरा करना हमको। ठीक है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेलवा भागम भाग से, अब यहां पर डॉट के स्थान पे आपको भरना है। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम, ऑप्शन 4 देखेंगे। प्रभावित करना है, दूषित है, संलग्न और अचेतन। यहां पर हम अचेत भरेंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कितने दिनों से मैं रेल पेलवा भागम भाग से अचेत ऐसे वातावरण में आने की बात सोच रहा था। यहां तक कंप्लीट हो गया, मैं अचेत भर दूंगा। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका, यानी कि 4 नंबर पे क्या भरा जाने वाला है, आशंका हमें जल्दी निर्णय से रोकती है। अर्थात यहां पर अगर आशंका भर दें तो ये हमारा यहां तक जो है गद्यांश पूरा हो जाएगा। ठीक है, आशंका हमने भर दिया 4 ऑप्शन में। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती मतलब इच्छा किसके मन में रहकर नहीं जाग उठती है। यानी कि यहां पर 5वें स्थान पर हम इच्छा को भरेंगे, 4थे स्थान पर हम आकांक्षा भरेंगे, 3रे स्थान पर अचेत भरेंगे, और इसके बाद दूसरे स्थान पर हम जागृत भरेंगे, और पहले स्थान पर हम दिनचर्या भरेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 5 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। और ऐसा प्रश्न, इस पैटर्न का प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 5 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर को? मित्र, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया कुरुक्षेत्र, दूसरा दिया गया उर्वशी, तीसरा दिया गया संस्कृत के 4 अध्याय, और चौथा ऑप्शन दिया गया रसिम रति। ये चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां से यहां तक, ये चारों जो आपके विकल्प हैं, ये चारों विकल्प में जो कृतियों का नाम दिया गया है और रामधारी सिंह दिनकर की चारों कृतियां हैं। लेकिन इसमें पूछा कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार को प्राप्त किए हैं, तो यहां पर संस्कृत के 4 अध्याय पर, ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय नामक जो कृति है उस पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। अब साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में इनको
साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन और जान लेते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है उर्वशी से। उर्वशी से क्वेश्चन क्या बनेगा उसे थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। उर्वशी से क्वेश्चन बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर मित्र बात करें तो उर्वशी नामक जो पुस्तक है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। कब पुरस्कृत किया गया था इसे थोड़ा समझेंगे। 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था उर्वशी नामक कृति पर। ठीक है, तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे। संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 1959 ईस्वी में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक पुस्तक पर इनको मिला है, ठीक है, 1972 में। अगर पूछा जाए कि उर्वशी की रचना कब हुई थी, है ना, तो आप बताएंगे 1961 ईस्वी में उर्वशी की रचना हुई थी। ठीक है, उर्वशी की रचना यानी उर्वशी नामक पुस्तक की रचना 1961 ईस्वी में हुई थी। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाए तो 1972 में। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था पूछा जाए आपसे तो 1959 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां आपसे पूछा गया कि वागीश के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। वागीश के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर वागीश शब्द के लिए आप पहले तो यह समझ लीजिए कि ये जो वागीश शब्द है इसमें संधि कौन सी है। क्या आपको समझना है कि इसमें संधि कौन सी है। ठीक है, तो संधि के बारे में अगर बात करें तो यहां पर होता है हमारा व्यंजन संधि। कौन सी संधि होने वाला है? व्यंजन संधि। यानी कि मित्र जब इसे हम तोड़ेंगे तो वागीश को तोड़ेंगे तो ये हमारा होगा वाक और प्लस का हो जाएगा इस। वाक प्लस हो जाएगा एक। वाक मीन्स होता है बोलना और इस मीन्स होता है देवता। ठीक है, यानी कि बोलने वाले देवता को वाकीश कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन, यानी वाक प्लस ई। बिल्कुल राइट आंसर हमारा है वाक प्लस इस। अर्थात अगर यहां पर फिर से हम आपको बता देना चाहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर कौन सी जो है संधि है तो मित्र आपको संधि बताना है कौन सा? व्यंजन संधि। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लिखा है जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन पहला अज्ञ, ऑप्शन दूसरा है अज्ञ, ऑप्शन तीसरा है आज्ञा और ऑप्शन चौथा है आज्ञ। तो यहां पर जो कुछ ना जानता हो उसे हम बोलते हैं अज्ञ। अर्थात हमारा जो आंसर बनने वाला है वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन 9वां भी है। ठीक है, लिखा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं या वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के मित्र 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन पहले में भी ही दिया गया है। ठीक है, अब 3 ये वाच्य होते कौन कौन है इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला हमारा होता है कृतवाच्य, दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य और इसके बाद तीसरा हमारा होता है भाववाच्य। ये आपके 3 वाच्य है। पहला क्या है? कृतवाच्य, दूसरा क्या है? कर्मवाच्य, तीसरा क्या है? भाववाच्य। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी परिभाषा को। कृतवाच्य की परिभाषा कही जाती है कि जहां पर कर्ता प्रधान हो, कौन सा प्रधान हो? कर्ता प्रधान हो वहां पर कृतवाच्य, कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य, भाव प्रधान हो तो भाववाच्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। आपसे उपसर्ग पूछा गया है। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन पहला देखेंगे, लिखा है समाज, ऑप्शन दूसरा देखेंगे संपत्ति, ऑप्शन तीसरा देखेंगे समान और ऑप्शन चौथा है सामाजिक। ठीक है, तो सम, अब पहले उपसर्ग को समझ लेते हैं। उपसर्ग होता क्या है? आखिर शब्द के जो शब्द के जो पहले लगता है ये क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग। और शब्द के जो बाद में लगता है वो कहलाता है आपका प्रत्यय। ठीक है, तो यहां पर समाज है तो ये पूरा एक शब्द है, सामान है पूरा एक शब्द है, सामाजिक पूरा एक शब्द है। इसे अगर हम तोड़ेंगे सम्मत को तो ये होगा हमारा सम और प्लस का क्या होगा? मति। ठीक है, तो यहां पर सम उपसर्ग पूछा गया था तो किस ऑप्शन में छिपा था? ऑप्शन नंबर बी में, यानी आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है कि धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा होने वाला है। ठीक है, धाक जमाना
किसी के ऊपर रोब जमाना वो धाक जमाने के बराबर होता है। यानी ऑप्शन पहला देखेंगे रोब जमाना, ऑप्शन है रोब में न रहना, ऑप्शन तीसरा रोब न जमाना, ऑप्शन होता है रोस जमाना। तो ऑप्शन पहला ही जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। रोब जमाना मतलब धाक जमाना, यानी कि आंसर हमारा ए होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है। लिखा है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पद बंध क्या है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया, विशेषण आपको पदबंध ढूंढना, जो विशेषण से युक्त पद हो उसे हमें निकाल लेना है। ठीक है, अब यहां पर देखा है हमारा जो प्रश्न है यहां से दिया गया है, रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। जी हाँ, इसमें कह रहा विशेषण पद वाला आपको ढूंढना, तो विशेषण पद मित्र यहां से होगा रोज कसरत करने वाले लोग, यहां तक आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है लोग स्वस्थ रहते हैं, ऑप्शन दूसरे में रोज कसरत करने वाले लोग, ऑप्शन तीसरा है रोज कसरत करने वाले, और ऑप्शन चौथा है रोज कसरत। तो मैंने आपको बता दिया ऊपर ही कौन सा आंसर बनेगा, रोज कसरत करने वाले, यानी आंसर आपका कौन बनेगा, आंसर आपका सी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे 13वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में कहा गया कि लता उगती है। अब एक बात थोड़ा समझिएगा, लता उगती का मतलब थोड़ा समझिएगा। ठीक है, लता जैसे पेड़ हमारा होता है, उसमें जो है लताएं लगती हैं। ठीक है, वही उगने के बारे में बात कर रहा है। आपसे पूछा गया कि इस वाक्य में बहुवचन होगा, आपको पूछा गया इस वाक्य में बहुवचन क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला दिया गया लती उगते हैं, दूसरा लते उगते हैं, चौथा लताएं उगती हैं, और आपको जो है चौथा ऑप्शन लते उगती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, लताएं उगती हैं, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वाक्य में यही बहुवचन हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, मस्त क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप फ्रेंड्स नए हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय ना हो, खर्च ना हो, यानी कि अगर हम समझें तो आ प्लस व्यय। आ मीन्स नहीं और व्यय मीन्स होता है खर्च। जिस चीज का खर्च ना हो वो क्या कहलाएगा, आपका अव्यय कहलाएगा। जिस चीज का खर्च ना हो वो क्या कहलाएगा, आपका अव्यय कहलाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो मित्र अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये किस रूप से है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो मुख्य रूप से 4 होते हैं, सामान्य तौर पर अव्यय 5 होते हैं। पहले तो अव्यय के बारे में समझ लेते हैं। ये चारों मुख्य रूप से अव्यय हैं कौन कौन से। तो पहला हमारा होता है क्रिया विशेषण। कौन सा, क्रिया विशेषण। दूसरे के बारे में अगर हम बात करें आपसे तो दूसरा हमारा होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अगर हम तीसरे के बारे में बात करें तो हमारा जो तीसरा अव्यय होगा वो होगा समुच्चय बोधक। ठीक है, और हमारा जो चौथा होगा वो होगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये तो 4 हो गए आपके मुख्य। 5वां कौन सा है, तो 5वां हम अगर बात करें तो 5वां होता है निपात। क्या होता है, निपात। तो ये मित्र 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। ठीक है, अब अव्यय आप समझ लीजिए, ना संज्ञा होगा, ना संज्ञा होगा, ना विशेषण होगा, ना सर्वनाम होगा, ना ही आपका क्रिया होगा। ठीक है, अर्थात चाहे क्रिया विशेषण या संबंध बोधक हो, समुच्चय हो या विस्मयादि हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको एरेज करता हूं क्योंकि जगह इसमें खत्म हो गई है। एरेज करता हूं फिर आपको बताता हूं। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राचीन, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है मोटा, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है गरीब, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है और। तो यहां पर एक बात को समझते चलिएगा कि प्राचीन शब्द जो है ये आपका विशेषण है। प्राचीन शब्द क्या है, आपका विशेषण है। मोटा शब्द भी आपका विशेषण है और गरीब शब्द भी आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, और शब्द आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय है। क्या मित्र, अव्यय है। अर्थात हमारा जो आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, डी, यानी कि चौथा आंसर हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। चौथा आंसर हमारा बिल्कुल सही होना है, डी आंसर बिल्कुल सही है। और चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, शायद ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। दिया गया सूची फर्स्ट के शब्दों को सूची सेकंड के शब्दों के साथ जोड़ना है। ठीक है, यानी कि मिलान करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मिलान करना है, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, सूची 1 यहां पर दिया गया है, सूची सेकंड यहां पर दिया गया है। अब इसे आपको मैच करना है, मिलान करना है। पढ़ते हैं, जब तक जीवन है तब तक,
ठीक है, जब तक जीवन है तब तक, दूसरा देखेंगे, जो ईश्वर को ना माने, ठीक है, तीसरा, जो सब कुछ जानता हो, चौथा, जिसे किसी बात की जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो। पहले तो समझिएगा, जो व्यक्ति किसी बात को जानने की इच्छा रखता है उसे हम बोलते हैं जिज्ञासु, यानी कि इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथे का आ। अब यहां पर थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो चौथे के आ आपको यहां सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक तो यहां पर मिल गया, दूसरे को भी देख लेते हैं यहां पर, ठीक है, जो ईश्वर को ना मानता हो, ठीक है, जो ईश्वर को ना मानता हो उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, यानी कि दूसरे के लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल फर्स्ट है। तो यहां पर देखो चौथा वाला भी हमारा मैच कर गया, दूसरा वाला भी मैच कर गया, ठीक है, तो हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, अगर देखना भी आप चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं। जब तक जीवन है तब तक, ये आपको बोलेंगे हम अजीवन, ठीक है। अब करा है, अब लास्ट वाला आपसे क्या कहा जा रहा है, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हुई, तो आपका हो चुका है, जो ईश्वर हो गया, जो कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, जो कुछ जानता उसे क्या कहेंगे हम, सर्वज्ञ कहेंगे। इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा बनने वाला है, सी, बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या है, सी है। फिर से एक बार समझ लेते हैं बेटा, तो इसके लिए क्या है, जब तक जीवन हो आजीवन, जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और जिसे किसी बात की जानने की इच्छा उसे हम जिज्ञासु बोलते हैं। ओके, चलिए, आई होप ये चीजें आपकी समझ में आ चुकी होंगे। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपसे पुल्लिंग पूछा गया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपके परीक्षा में जरूर आता है, एक प्रश्न आएगा एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो 100% एसएससी जीडी के एग्जाम में आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पहला है आशा, दूसरा आज्ञा, तीसरा गरिमा और चौथा है सागर। इसमें आपको बताना क्या है, पुल्लिंग बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आशा की जाती है यानी कि आपका स्त्रीलिंग होगा, आज्ञा दी जाती है स्त्रीलिंग होगा, गरिमा, ठीक है, गरिमा स्त्री या लड़की का नाम होता है, ठीक है, या हमारी गरिमा बनाए रखिएगा, तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होने वाला है, डी, यानी कि सागर। डी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। पुल्लिंग आपसे पूछा गया है तो इसमें आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, मस्त क्वेश्चन में से एक है। इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। जी हाँ, ऑप्शन पहला पाफा, ऑप्शन दूसरा है ऊ, ऑप्शन तीसरा है ड, ऑप्शन आपका जो चौथा है चा और छा। तो बेटा उत्क्षिप्त व्यंजन जो हमारा होता है वो ड और ढा होता है, ठीक है। इसी को हम नवीन भी कहते हैं, ठीक है, नवीन व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, या इसी को हम द्विगुणिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुणिक व्यंजन भी कहते हैं। इस बात को भी समझते चलिएगा, क्या कह सकते हैं इसको, द्विगुणिक व्यंजन भी इसको हम कह सकते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुणिक व्यंजन भी कहते हैं, नवीन व्यंजन भी कहते हैं, और अतिरिक्त व्यंजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा बनने वाला है, सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। कह रहा क्या है कि इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन पहला था कटवाना, ऑप्शन दूसरा है काटना, ऑप्शन तीसरा है मारना, ऑप्शन चौथा है खाना। यहाँ पर आंसर हमारा प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगा कटवाना। राम मोहन से पेड़ कटवाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 19वां को देख लेते हैं, यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है 19वां क्वेश्चन, तो इसे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर से, को और ने, ठीक है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः कौन सा है। तो ने होता मित्र कर्ता कारक, को होता है करण कारक, सॉरी कर्म कारक, और से होता है करण कारक। यानी हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा आंसर जाके डी। कौन सा आंसर बनेगा, जाके डी बनेगा। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कारक जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि कारक जो है हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार कारक होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता आपको है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां क्वेश्चन, ठीक है, इसे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन कह के आ रहा है, कह रहा कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन पहला बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन चौथा है श्याम सुंदर दास। तो हजारी प्रसाद
रामचंद्र शुक्ल का जो है ये निबंध संग्रह है चिंतामणि। चिंतामणि ध्यान रखना किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 22वां क्वेश्चन। देखिए 22वां क्वेश्चन कहे क्या रहा है, इसे भी देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है कि राह खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी राह खर्च में आपको समास का विच्छेद करके आपको बताना है, विग्रह करके बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन पहला है राह में खर्च, राह के लिए खर्च, दूसरा है राह पर खर्च, तीसरा राह दे खर्च। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका बी सही होगा, राह के लिए खर्च। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, लगे हाथ 23 क्वेश्चन नंबर को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि 54वें को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला है 54 को हिंदी में क्या कहते हैं, 54, 44, 64 और 42। तो ऑप्शन आपका होगा ए सही, ठीक है। 54 कहेंगे, 54 को हिंदी में 54 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है नीर भरे नैना रहे तऊ ना जाए तऊ प्यास बुझाए। पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला अलंकार इसमें दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा है पुनरुक्ति अलंकार, तीसरा विशेषोक्ति अलंकार और चौथा हमारा वक्रोक्त अलंकार। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। नीर भरे नैना रहे तऊ ना प्यास बुझाए, यहाँ पर आपका विशेषोक्ति अलंकार है। 25वें क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। 25वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, ठीक है। ऑप्शन पहला सपू, दूसरा सरीसृप, तीसरा है सांकल, चौथा है सांच। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा तत्सम शब्द मित्र आपका है सरीसृप। अगर तत्सम के बारे में हम बात करें तो तत्सम संस्कृत का शब्द होता है, वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाने लगे वो शब्द आपका तत्सम कहलाता है। संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर, ठीक है, हिंदी भाषा में अगर शब्द प्रयोग किया जाता है वो तद्भव कहलाता। क्या कहलाता है, वो तद्भव कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 26वें क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, 26वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है सूचियां। दो सूची दी गई है, फर्स्ट सूची दी गई है और ये सेकंड सूची दी गई है, ठीक है। इन दोनों सूचियों में आपको मिलान करना है मित्र, ध्यान रखना। तो फूलों का गुच्छा होता है, यानी कि पहले का ई होगा, ध्यान रखना। पहले का ई भी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन अभी पहले का कौन सा मिल रहा है, लेकिन छोटी ई, ऑप्शन बी अभी मिल रहा है फिलहाल के लिए। आगे देख लेते हैं लताओं का क्या होता है, ठीक है। तो फूलों का तो हो गया, फूलों का क्या हो गया, गुच्छा हो गया। लताओं का क्या होगा, कुंज हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि वस्त्रों का क्या होने वाला है, तो वस्त्र का गट्ठर होता है और ऊंट का क्या होता है, काफिला होता है। तो एक बात बताइए मुझे, फूलों का गुच्छा नहीं ऑप्शन किस में दिया गया, ई में। तो ऑप्शन ई एक पहले में ही दिखाई दे रहा है, पहला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओके चलिए फिर से समझ लीजिए, फूलों का क्या होता है, तो फूलों का ध्यान रखना गुच्छा होता है। अगर हम बात करें कि फूलों का क्या होता है मित्र, तो फूलों का होता है हमारा गुच्छा। और अगर हम बात करें कि लता का क्या होता है, तो ध्यान रखना लता का हमारा होता है कुंज। अगर हमारा वस्त्र का पूछा जाए क्या होगा, तो वस्त्र का गट्ठर होगा। और अगर ऊंट का पूछा जाए तो क्या होगा, हमारा काफिला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है। 27वें क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। 27वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। लिखा घबराहट में प्रत्यय आपको बताना है, घबराहट में प्रत्यय आपको बताना है। ऑप्शन पहला है अट, दूसरा हट, तीसरा आहट और चौथा है राहट। तो यहाँ मित्र हमारा आंसर बनेगा आहट, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ा आ है, तो आहट, तो क्या बन जाएगा, आहट। 28वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा में निम्न में से कौन सा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, तो ऑप्शन पहला है क्या है, चाय। ऑप्शन दूसरा है रिक्शा। ऑप्शन तीसरा है क्या, कमीज। ऑप्शन चौथा क्या है, लीची। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बेटा यहाँ पर जापानी भाषा का पूछा है, तो जापानी भाषा का अगर हम बात करें तो जापानी भाषा का हमारा यहाँ पर दिया गया है रिक्शा। रिक्शा शब्द क्या है, जापानी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम चाय के बारे में बात करें, चाय किसका, चीनी भाषा। किस भाषा का है, चीनी भाषा का। अगर हम बात करें यहाँ पर कमीज किस भाषा का है, तो पुर्तगाली है। अगर यहाँ लीची किस भाषा का बात करें तो ये चीनी भाषा का है। किस भाषा का है, चीनी भाषा का है। इस बात को ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 29वां बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का आपको निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है बहुत कम थकना, दूसरा दिया बहुत थक न जाना
और तीसरा दिया है बहुत चोट लगना, और चौथा दिया है बहुत थक जाना। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा बहुत थक जाना होगा, अंग का ढीला होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसवां क्वेश्चन कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ऑप्शन पहला क्या दिया है, इसे ध्यान दें, पाषाण, कंकड़ और प्यासा और पक्ष। इस बात को ध्यान, तद्भव आपसे पूछा गया। मैंने अभी बताया संस्कृत का ज्यों का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं तो तत्सम कहलाता है, और बदल के प्रयोग करेंगे तद्भव कहलाएगा। यानी कि इसमें 3 आपके तत्सम होंगे, 1 आपका तद्भव होगा, वो आपको ढूंढना है। यहाँ पर आंसर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, सी जो है आपका तद्भव है, ये होता है पियासा का। पियासा आपका तत्सम है, पक्ष यानी कि पंख आपका तत्सम है, कंकड़ यानी कि कंकड़ होता है, बस परिवर्तन लिखने में हो जाता है। पाषाण का होता है पाहन, ठीक है, ये आपके तत्सम शब्द, ये तत्सम शब्द, ये तत्सम शब्द, ये तत्सम और ये तत्सम शब्द, बाकी क्या है आपके तद्भव। प्यासा शब्द क्या है आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। देखिए 31वां क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वाक्य पहचाने। ऑप्शन पहला देखते हैं, सीता घर चली। ऑप्शन दूसरा, राम पहाड़ पर चढ़ा। ऑप्शन तीसरा, राम ने ग्रंथ पढ़ा। ऑप्शन चौथा, हमने सामने बैठे। तो यहाँ पर ये जो चौथा ऑप्शन है यही आपका गलत दिया गया, यानी अशुद्ध आपका है। आंसर अगर के रूप में हम बात करें तो आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सीता घर पे चली बिल्कुल सही लिखा गया, राम पहाड़ पर चढ़ा बिल्कुल सही, राम ने ग्रंथ पढ़ा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हम बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 32वां क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है, बढ़िया क्वेश्चन, इसे करने की कोशिश आप करें। जिस वाक्य में साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर यहाँ वाक्य के बारे में बात आया है तो पहले वाक्य को समझ लीजिए। वाक्य हमारा जो होता है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन किस आधार पर, रचना के आधार पर। इस चीज को थोड़ा समझिएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं। कौन कौन होता है उसे समझते। पहला होता है हमारा सरल वाक्य। अगर हम दूसरे वाक्य के बारे में बात करें तो यहाँ जगह नहीं है, ये इधर मैं लिख देता हूं। दूसरे वाक्य के बारे में बात करें तो हमारा होता है मिश्र वाक्य, ठीक है। और तीसरे वाक्य के बारे में बात करें तो तीसरा वाक्य होता है हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये 3 प्रकार के वाक्य हैं। ऑप्शन देखते हैं पहला। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है कि मिश्र वाक्य। ऑप्शन दूसरा क्या दिया गया आपको, संयुक्त वाक्य। तीसरा दिया गया सरल वाक्य। चौथा दिया गया आपको प्रश्न वाक्य। थोड़ा सा इसको मैं हटा देना चाहूंगा, मिटा देना चाहूंगा, फिर आपको बताता हूं, एक एक की परिभाषा आपको बताता हूं, आप बाकी सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा समझने की बेटा कोशिश करिएगा। यहां से मैंने आपको क्या कहा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है सरल वाक्य। यहां पर ऑप्शन सी में भी सरल वाक्य है, इससे थोड़ा समझ लेते हैं। सरल वाक्य क्या है, जहां पर केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो। कितनी क्रिया का, एक क्रिया का प्रयोग हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। अब संयुक्त वाक्य के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देंगे। संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जो 2 वाक्यों से जुड़ा हो, ठीक है। लेकिन ये दोनों वाक्य आपके स्वतंत्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। हो सकता है ये दोनों वाक्य आपका सरल वाक्य हो, ठीक है। हो सकता है एक वाक्य साधारण दूसरा मिश्र हो। अगर इन दोनों के बीच में जोड़ने वाले कुछ अवयव हों, अवयव का मतलब है जैसे कि इन्हें जोड़ने का जो काम करे, और, लेकिन, परंतु, किंतु, समझ रहे हैं, तथा, इसलिए, चूंकि, ये शब्द आपके क्या हैं, अवयव हैं, ठीक है। इसके माध्यम से संयुक्त वाक्य आपस में जुड़ते हैं। जैसे मैं कहता कि राम बाजार जाता है और मोहन घर आता है, तो यहां पर जो और शब्द है ये क्या कर रहा, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। दूसरी बात, इसमें 2 क्रिया का प्रयोग होगा। ये तो हो गया आपका संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य इसे भी समझ लेते हैं। मिश्र वाक्य एक ऐसा वाक्य होगा जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होगा। डिपेंड का मतलब होगा आश्रित होना। क्या होगा, आश्रित होना, ठीक है। जैसे मैं अगर कहता वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, मेरा आना उसके ऊपर डिपेंड है, उसके जाने पर डिपेंड, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड होती है, तो वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है। कौन सा वाक्य हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। जैसे मैं कहता कि जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, इसे एक तरीके से और आसानी से समझा जा सकता है। क्या, आपको हमने अपने वीडियो में पढ़ाया है सर्वनाम। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां सर्वनाम आपको दिखेगा। सर्वनाम के बारे में हम पढ़ाया हमने। एक सर्वनाम आपका आता है संबंधवाचक, इसे समझ लीजिए तो समझ लीजिए मिश्र वाक्य हो गया।
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसा है जहां पर एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के ऊपर डिपेंड होता है, और जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के ऊपर डिपेंड होगा तो ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर भी डिपेंड हो जाएगा। वही वाक्य आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, जैसी करनी वैसी भरनी हम लिख सकते हैं। यहां पर हमने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, इस चीज को समझिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यहां पर देखिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहां पर देखो, जैसी और वैसी, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, अब क्या कह रहा क्वेश्चन आपसे? कह रहा है कि साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का अवयवों के द्वारा अगर योग बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? तो एक बात समझ लिए, अभी मैंने बोला था कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होगा तो सही मिश्र होगा, लेकिन यहाँ डिपेंड नहीं। साधारण वाक्य मिश्र वाक्य के बारे में कह रहा है, जुड़ने की बात कर रहा, साथ में अवयव कह रहा, तो संयुक्त वाक्य में होगा। किस में हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर बनने वाला भैया वो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 33वां क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन 33वां है। कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली में लोकोक्ति पूछा गया। अब एक बात बताओ, लोकोक्ति हमारे पुराने जमाने में कहावत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कहावत कहा जाता था। ठीक है, अगर मुहावरा के बारे में बात करें और लोकोक्ति के बारे में बात करें तो इसे थोड़ा समझ लीजिए। जो हमारी कहावत है, कहावत के अंदर ही कहावत के अंदर ही, यानी लोकोक्ति के अंदर ही मुहावरे का निर्माण होता है। ठीक है, और मुहावरे की पहचान उसके वाक्य के अंत में ना लगा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपसे लोकोक्ति दिया गया है, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, इसका आपको अर्थ बताना। ऑप्शन पहला है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, और चौथा है गुण। तो बेटा यहाँ आंसर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा आंसर बनने वाला है ये, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना आपका कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली के अर्थ के बराबर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे 34वां क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती? यहाँ घटक का मतलब पद है। ठीक है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। ऑप्शन पहला बहुब्रीहि, ऑप्शन दूसरा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन तीसरा द्वंद्व समास, ऑप्शन चौथा है तत्पुरुष समास। इस बात को समझते हैं। तो जहां पर दोनों पद प्रधान हो, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान हो, अंतिम और प्रथम पद और अंतिम पद प्रधान हो, फर्स्ट एंड लास्ट पद अगर प्रधान होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, पहला भी प्रधान दूसरा भी। हम कहते हैं भाई बहन, तो भाई की प्रधानता बहन की प्रधानता, यहां पर कौन समास होने वाला है? द्वंद्व समास। ऑप्शन कौन सा सही? से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है 35वां क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, सोरठा। जी हाँ, ये यूपी की एसआई का क्वेश्चन है। यूपी एसआई में कई बार पूछा गया, अब की बार भी पूछने के चांसेस हैं। एक प्रश्न यहां से सुनिश्चित है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक, पहले तो सोरठा समझ लीजिए। सोरठा में चरण कितने होते हैं? तो बेटा सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। इसको समझते हैं। 4 चरण कौन कौन? प्रथम चरण और तृतीय चरण एक तरफ होता है, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण एक तरफ। इस चीज को समझिएगा। प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। इसलिए यहां पर आपका जो प्रश्न का उत्तर बनेगा कि सोरठा के प्रथम चरण में कितने मात्राएं होंगी, तो आपको बताना होगा 13 मात्राएं, यानी आंसर हमारा बी बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि सोरठा दोहा का उल्टा होता है। किसका? दोहा का उल्टा होता है, या दोहा किसका उल्टा होता है? सोरठा का। सोरठा किसका उल्टा होता है? दोहा का। तो यहां से आप रिजल्ट दे सकते हैं। अब दोहा के में भी 4 चरण होते हैं, यानी कि प्रथम और तृतीय चरण, और यहां पर द्वितीय और चौथा चरण आपका। ठीक है, यहां पर प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं उल्टा होता है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये बात शायद आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आंसर के रूप में अगर देखें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, स्थूलांकित शब्द का विलोम क्या? यानी कि जो अनाथ शब्द इसका विलोम क्या? ऑप्शन देखते हैं। पहला सनाथ, ऑप्शन दूसरा अज्ञ, ऑप्शन तीसरा अपाहित, ऑप्शन चौथा जिसका कोई ना होते। यहाँ अनाथ का होता है सनाथ।
अनाथ का विलोम हो जाएगा आपका शनाथ। बिल्कुल सही आंसर है, इसमें दो राय नहीं है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वें क्वेश्चन पहुंचते हैं। 37वां क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन पहला लिखा अतिरिक्त, ऑप्शन दूसरा अतिरिक्त, ऑप्शन तीसरा अतिरिक्त, ऑप्शन चौथा अतिरिक्त, यानी कि हमारा आंसर बनेगा बी अतिरिक्त। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 38वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार, वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। ऑप्शन पहला है श्लेष, ऑप्शन दूसरा है अनुप्रास, ऑप्शन तीसरा है रूपक, ऑप्शन चौथा उपमा। तो यहाँ पर अगर वर्णों की आवृत्ति जहां पर दिखाई दे, आपको ध्यान रखना, वर्ण की आवृत्ति पूछा जाए तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब बेटा थोड़ा अलंकार के बारे में यहाँ समझ लेते हैं। अगर आपसे बात किया जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो भेद, उसे समझ लेते हैं। पहला हमारा होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, और अगर सामान्य तौर पे पूछा जाए तो तीनों अलंकार के बारे में बताया जाता है। तीसरा अलंकार वो है कौन सा, तो ये होता है हमारा उभय अलंकार। ठीक है, तो यहां पर तीन अलंकार के बारे में बात किया जाए तो उभय अलंकार का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में मिला है, तो आप ध्यान रखिएगा उभय अलंकार का प्रयोग सबसे पहले सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक में मिला हुआ है। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो मित्र चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसे समझ लें। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार और चौथा वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बाकी जितने होंगे वो सारे बिल्कुल अलग अलंकार होंगे, अर्थात वो आपका किसमें चला जाएगा, किसमें, अर्थालंकार में चला जाएगा। यहां पर क्वेश्चन का आंसर जो बनने वाला है, तो क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो आपका होगा बी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 39वां क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन 39वां क्या कह रहा है उसे समझिएगा। 39वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन पहला है पित्रिया प्लस ज्ञा, ऑप्शन दूसरा है पित्रा प्लस आज्ञा, ऑप्शन तीसरा है कि पितृ प्लस आज्ञा, ऑप्शन चौथा है पितृ प्लस आज्ञा। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर है, पितृ प्लस आज्ञा आपका पित्राज्ञा का होता है संधि विच्छेद। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। चलो बढ़िया क्वेश्चन था। 40वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है मतगंध, मत गंध में कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन पहला है 24, ऑप्शन दूसरा है 22, ऑप्शन तीसरा है 23, ऑप्शन चौथा है 21। तो ये है आपका एक छंद होता क्या है, ये एक छंद होता है। और कौन सा छंद है, ये आपका वर्णिक छंद है। ठीक है, छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होता हमारा मात्रिक छंद और एक होता हमारा वर्णिक छंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कौन से छंद के अंतर्गत आता है, मतगंध तो आता है आपका वर्णिक छंद के अंदर। इसमें मात्राओं की संख्या हमेशा 23 मानी गई है। यहाँ पर आंसर हमारा बन जाएगा शी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 41वां क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन पहला दिया गया आपका स्वर्गीय, ऑप्शन दूसरा लौकिक, ऑप्शन तीसरा पार्थिव, ऑप्शन चौथा अद्वितीय। तो यहाँ पर अद्वितीय होगा आंसर आपका, बिल्कुल आंसर अद्वितीय सही होगा। यहाँ पर अनुपम का जो पर्यायवाची होता है वो अद्वितीय होगा, अर्थात इसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो। अगला देखेंगे 42वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव। ऑप्शन पहला दिया गया क्रोध, ऑप्शन दूसरा दिया गया उत्साह, ऑप्शन तीसरा गया विस्मय, ऑप्शन चौथा दिया गया भय। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो विस्मय बनेगा, विस्मय या आश्चर्य। अगर विस्मय है तो विस्मय लगाएंगे, आश्चर्य है तो आश्चर्य लगाएंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा रस के बारे में बात कर ले कि रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो ध्यान रखिएगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। आचार्यों के अनुसार यानी कि सामान्य तौर पर रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। आचार्य मम्मट के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई, 10 मानी गई। आचार्य विश्वनाथ के रसों की संख्या कितनी मानी गई, 11 मानी गई है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना, जितने रस हैं उतने उसके अस्थायी भाव बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अद्भुत रस का 2 स्थायी भाव होता है, एक विस्मय होता है, एक आश्चर्य होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 43वां नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो काल के बारे में थोड़ा बात कर लें। अगर काल आया तो काल होता क्या है, काल का मतलब होता है हमारा समय। काल का मतलब क्या होता है, समय। समय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार, इसे समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। पहला हमारा होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है
भविष्य काल है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा वर्तमान काल के अगर भेद आपसे पूछा जाए तो इसके 5 भेद होते हैं। भूतकाल के भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा यदि आपसे पूछा जाए तो जो समय इस समय चल रहा हो वो वर्तमान काल कहलाता है, जो बीता हुआ समय हो वो भूत कहलाता है, जो आने वाला समय हो वो भविष्य काल कहलाता है। ठीक है, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे चाह ये रहा कि वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है, यानी कि 5 जो भेद है उन्हीं में से कोई एक भेद होगा वर्तमान काल का जो इसमें लिखा गया होगा। लिखा है उसने पढ़ा था, तो ये आपका भूतकाल हो गया। ठीक है, था थी थे जहां लास्ट में आ जाए या ध्यान रखिए भूतकाल हो जाता है। वह पुस्तक पढ़ेगा, गागी जहां लास्ट में आ जाए वो भविष्य काल हो जाता है, ये भविष्य काल का उदाहरण हो गया। वह जाता है, जहां पर अंत में ता है ती है ते है आ जाता है तो वहां पर आपका वर्तमान काल हो जाता है। अर्थात अगर बनाए तो ये कौन सा होगा, भेदों में आएगा तो ये वर्तमान में आएगा, सामान्य वर्तमान काल। वह जाता है, ठीक है, वह खेल रहा है, रहा था, तो ये आपका भूतकाल होगा। अर्थात तो यहाँ पर आंसर के बारे में अगर हम बात करें तो आंसर हमारा कौन सा बनने वाला है, तो आंसर हमारा बनेगा जाके सी। कौन सा, सी आंसर। चलिए, वह जाता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन। इसे देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया जा रहा है। वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो। ऑप्शन पहला देखेंगे, ऑप्शन पहला अधम उत्तम, ऑप्शन दूसरा सत्व सार, तीसरा है स्वासत्व अधिकार और तीसरा है छठा और शोभा। यहाँ पर आंसर हमारा बनेगा ए। कौन सा, ए। उत्तम का विलोम अधम है, उत्तम का अधम है। ठीक है, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन। अहंकार शब्द के पर्यायवाची शब्दों का वाली पंक्ति को चुनना है। 4 पंक्तियां दी गई, इसमें एक अहंकार शब्द का पर्यायवाची है। अभिमान दंभ और दर्प, अभिमान दभ और सर्प, अभिमान दभ्य और दर्प, अभियान दभ्य और दर्प। तो यहाँ पर अभिमान दम्भ और दर्प यानी कि आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका 46वां क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग हो उसे। ऑप्शन पहला है देखना, दूसरा रोना, तीसरा है कूदना, चौथा है हंसना। अगर यहाँ पर उत्तर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर सकर्मक क्रिया का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका देखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है उसे समझते हैं। कह रहा है कि 47 में वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन पहला अक्षर, दूसरा रंग, तीसरा जाति और चौथा है सुंदर। तो एक बात समझ लीजिएगा, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो तीनों हमने अभी मिटाया है ये तीनों आपके अर्थ होते हैं वर्ण के। अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है। आंसर कौन सा बनेगा, सुंदर। सुंदर नहीं होता है वर्ण का पर्यायवाची या अर्थ। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48वां। उदय निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है। उदय का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द, पहला है अस्त, दूसरा आस्त, तीसरा है आसत, चौथा आस्था। तो यहाँ पर आंसर बनेगा अस्त। उदय का क्या होता है हमारा आंसर, विलोम बनेगा आपका अस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपका 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लिखा दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना। दूसरों के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचायी भाव है। लिखा अपस्मार, अमर्ष, अहित्था और आपका असूया। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा असूया बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर संचायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो मित्र संचायी भावों की संख्या होती है 33। ठीक है, 33 होती है। ये विचार आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करने के बाद आपको इसमें से आंसर बताना। पहला है अप्रयस्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता। तो ऑप्शन बिल्कुल सही सी आपका होगा, अस्पृश्यता होगा। लेखनी की दृष्टि से यही शुद्ध माना जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम आपसे गुजारिश हमारा है, यदि हमारे YouTube चैनल पर मित्र आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों में इसे जरूर से जरूर बताएं। ठीक है, जितने भी आपके पास जो भी आप चला रहे हो, यूट्यूब जो भी आप चला रहे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है,
ट्विटर है और इसके बाद टेलीग्राम है, उन सारे चीज़ों पर इसे आप शेयर करें, ताकि हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको भी फीडबैक अच्छा मिले। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, उसमें भी टॉप 50 क्वेश्चन के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।